ये रेडियो लेक सिटी है। हमारे साथ आज मौजूद हैं जयदेव जोशी। जयदेव पानी को लेकर शोध कर रहे हैं और इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बहुत गंभीरता से काम करते हैं। जयदेव, ये बताओ कि पानी को लेकर बड़े मुद्दे क्या है, ख़ास तौर पर दक्षिणी राजस्थान के संदर्भ में। पानी पे आजकल हम न्यूज़ में कई सारी रिपोर्टें आती हैं सरकार की, और हमें सुनने को आता है कि ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है। काफ़ी सारा एरिया रेन फेड इरिगेशन में है। क्लाइमेट चेंज और अनसर्टेनिटी की वजह से किसानों की लाइवलीहुड, फूड सिक्योरिटी पे असर पड़ता है। पानी का पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, खासकर बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेनमेंट हो गया है, और आजकल तो फार्मास्यूटिकल वेस्ट भी उसमें डाला जा रहा है, तो वो भी एक इमर्जेंट कंटेमिनेंट है। और वाटर सप्लाई का इशू है, बेसिकली वाटर क्वांटिटी की अवेलेबिलिटी। तो और सीवरेज, जो पानी हम पीते हैं उसके बाद जो ब्लैक वाटर और सूएज सलेज बेसिकली जो बाहर जाता है, उसका हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये कुछ ब्रॉड इशू हैं वाटर मैनेजमेंट में। जयदेव, सबसे पहले पीने के पानी की बात करते हैं। पीने के पानी की ज़रूरत तो हमें थी, है और रहेगी। बताएं कि पीने के पानी की क्या स्थिति है और उसमें क्या क्या बड़े इश्यूज़ हैं जिनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सर, उदयपुर में हम झीलों से पानी लेते हैं। हमारे यहाँ कुछ 6 झीलें हैं उदयपुर में, और हम बाहर से भी, जैसे राजसमंद की झील है, वहाँ से भी हम पानी सप्लाई करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस। और पर इससे भी एक पहला इशू ये है कि कवरेज 100% नहीं है। आज भी काफ़ी आबादी है जो PHED की जो वाटर सप्लाई लाइन है उनसे बाहर है। इसका एक कारण तो है कि अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण भी बहुत तेज़ हो गया, जनता पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो उतनी तेज़ी से हम पानी सप्लाई नहीं कर पा रहे। हमारे जो टेक्निकल सॉल्यूशन होते हैं, हम लाइन नहीं डाल पा रहे। दूसरा, इसी से दूसरा इशू निकल के आता है कि फिर ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंस काफ़ी बढ़ गई है लोगों की। वो एक अनरेगुलेटेड एरिया है जहाँ लोग अपने घरों में पंप लगा के बहुत सा पानी खींचते हैं। तो इससे जो प्रॉब्लम दो आती हैं फिर निकल के, एक तो कि वाटर लेवल डिप्लीट होता है ग्राउंड वाटर का। हम देख रहे हैं कि आज 60 फीट 100 फीट नीचे पानी जा रहा है, और उसी पानी को खींचने के लिए फिर हमें और पंप लगाने पड़ रहे हैं। ऐसा शोध में कहा गया कि जो हम 20 साल पहले जितनी बिजली खर्च करते थे, जितनी यूनिट पानी के लिए, आज डबल बिजली खर्च कर रहे हैं, क्योंकि पानी का लेवल बहुत कम हो रहा है, तो ज़्यादा एनर्जी लग रही है उसी पानी को पंप करने में। फिर क्वालिटी का भी मुद्दा आ रहा है। हम देखते हैं कि राजस्थान तो है, पर पंजाब, दिल्ली के एरिया में आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, हैवी मेटल है, इस तरह के कंटेमिनेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पानी के दोहन से। तो दो इशू मैं समराइज़ करना चाहूँगा। एक तो क्वांटिटी की पानी अवेलेबिलिटी है कि नहीं लोगों के लिए, जो मिनिमम मात्रा हम कहते हैं कि 135 LPCD आना चाहिए, आज हम शायद 100 LPCD देते हैं, और हमारा लीकेज भी बहुत ज़्यादा होता है। उसका नॉन रेवेन्यू वाटर एक शब्द है। और दूसरा पोल्यूशन का इशू, क्योंकि जो पानी अवेलेबल है अगर वो भी दूषित होगा तो हमारी अवेलेबिलिटी और घट जाएगी। तो ये दो मुद्दे मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ। जयदेव, थोड़ी सी भूगर्भ ये पानी की बात और करते हैं। उदयपुर चूँकि हिली टेरेन है और यहाँ पर कई जगह तो पानी आपको सुगमता से मिल जाता है, कई दफ़े नीचे भी मिलता है, फिर उसमें बहुत सारे केमिकल्स और दूसरे इशू होते हैं। तो भूगर्भीय जल, मैं सिर्फ पीने के पानी के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, उसकी क्या स्थिति है और क्या वो निरंतर नीचे जा रहा है, तो आगे क्या होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था, हम सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों से पानी की आपूर्ति करते हैं। तो ग्राउंड वाटर एक की रिसोर्स है जिसका मैनेजमेंट हमको बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि लोगों के पास सरफेस वाटर नहीं पहुंच पाता, वो ग्राउंड वाटर की तरफ रुख अपनाते हैं अपनी डिमांड मीट करने के लिए। तो अब अगर आप समझे कि ग्राउंड वाटर का इशू वहाँ की हाइड्रो जियोग्राफी क्या है उस पर डिपेंड करता है। जैसे पंजाब के रीजन में तो एल्यूवियम सॉइल होती है, तो वहाँ पानी बहुत आसानी से पाया जाता है, पर हमारे यहाँ हार्ड रॉक टेरेन है, तो पानी साइंटिफिक टर्म में कहते हैं कि फ्रैक्चर या जहाँ दरारें होती है उनमें पाया जाता है, पूरा एक स्पॉन्ज जैसे नहीं होता है। तो इस वजह से दो इशू आ गए कि एक तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहती है। तो ये एक की इशू है। दूसरा, मैंने कहा कि फिर पोल्यूशन का भी इशू आता है, मगर पोल्यूशन सिर्फ पीने के इस्तेमाल से नहीं होता, उसके बहुत ज़्यादा मतलब हमको फिर इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर देखना पड़ेगा कि इरिगेशन में जैसे हम फर्टिलाइज़र या जो भी हानिकारक इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, और इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल होता है, तो ये अल्टीमेटली तो पानी ग्राउंड वाटर में ही सड़क के नीचे बह के जाता है। तो इससे पोल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है। एक शब्द इस्तेमाल होता है कि पानी की बूंद जहाँ गिरे उसका वहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यही एक तरह से परंपरा थी, यानी जो बहकर पानी आ रहा है एक जगह इकट्ठा होता है, उसे पीने और दूसरे काम में लिया जाता था। बताएं कि इन परंपराओं का क्षीण होना और उसके साथ साथ आपके घर में पाइप के ज़रिए पानी आना, इन दोनों चीज़ों से कुछ समस्याएं क्रिएट हुई है। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज़ किया है यहाँ पे। आप उदयपुर का ही कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो हमारे राजा महाराजाओं ने भी इस कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल भली भांति समझा, और जो भी नदी नाले थे उनको डैम किया गया,
कि जो अवेलेबल होता है पानी उसको रोका जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश ना सिर्फ 100 घंटे होती है साल भर में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको कैसे, जहाँ वो गिरता है, वेर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, उसको हम उसी समय रोकें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स है। तो उदयपुर में तो हमारे पास, हम बहुत लकी हैं कि ये एग्जांपल हमारे राजा महाराजा ने उस समय बना कर दिए जब टेक्नोलॉजी भी इतनी मॉडर्न या डेवलप नहीं थी। मगर आज आपने बिल्कुल सही कहा कि हम फिर डिस्टेंट सोर्स, दूर के सोर्सों पे निर्भर हो गए हैं और पानी पाइप से लेके आते हैं, जिसमें कई प्रकार के इशू आते हैं, लीकेज होना, पानी की चोरी होना, उसमें खर्चा भी बहुत लगता है उस पूरी प्रणाली को डेवलप करके मैनेज करने में। तो इसका ऑल्टरनेटिव है कि हम, जैसा आपने कहा, जहाँ पानी गिरे वहीं उसे कंज़र्व करें। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जल शक्ति मंत्रालय ने एक नेशनल कैंपेन लॉन्च किया है, कैच द रेन वेर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, जो कि अब जल शक्ति अभियान का एक दूसरा चरण में ट्रांसफॉर्म हो गया है। इसका एक की पार्ट यही है कि एक तो हम अपनी वाटर बॉडीज़, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ को तरफ हम वापस उनको समझें, उनको प्रोटेक्ट करें थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एक साथ मिल के। और हम अपने घरों में भी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, इस तरह के छोटे जो सिंपल सॉल्यूशन होते हैं इसको अपनाएं, ताकि हमको जहाँ पानी गिरता है वहीं हम उसको कंजर्व करें और पिएं फिर, या इस्तेमाल करें। जयदेव, ये बताओ कि अब जो सरफेस वाटर है उसकी क्या स्थिति है? वो इस लिहाज से हमारे यहाँ पर अच्छी बताई जाती है क्योंकि उदयपुर और उदयपुर के आसपास परंपरागत रूप से खूब सारी झीलें हैं, लेकिन क्या ये स्थिति संतोषजनक है? मतलब अगर हम इतिहास में देखें तो हम बहुत अच्छी स्थिति में थे। जो मैंने कहा कि हमारे राजा महाराजा ने उनको जिस सोच के साथ विकसित किया, मगर आज जिस तरह से शहरीकरण हुआ है और जो डेवलपमेंट हमारे सामने आ रहे हैं, सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है और ये कुछ एक्शंस मांगती है हमारी तरफ से। मैं अगर मुद्दों पे बातें करूं कि क्या चैलेंजेस हैं सरफेस वाटर मैनेजमेंट में, तो पहला तो है कि हमें बेसिन लेवल पे सोचना चाहिए, न कि पॉलिटिकल बाउंड्री, शहर की बाउंड्री पे। तो हम एक इंटीग्रेटेड व्यू रख पाएंगे। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन लेक्स को पानी कैचमेंट से आता है, जो कि बहुत हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर का होता है। तो सिर्फ उसी एरिया को अगर हम ब्यूटीफाई कर दें या चैनलाइजेशन कर दें या कुछ ट्रीटमेंट के लिए एरिएशन पंप लगा दें तो उससे सॉल्यूशन नहीं होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि पहले फ़्लो बना रहे। इसके लिए हमें कैचमेंट में एफॉरेस्टेशन बहुत ज़रूरी है। जहाँ से इन सरफेस वाटर को पानी आता है, उन चैनल से हम इंक्रोचमेंट हटाएं, उनको वापस हम डिग करके डीप करें। उनके आसपास जो भी कैनाल या चैनल है उनको हम नेचुरल वेजिटेशन रखें, बजाय कि कंक्रीट से हम उनको चैनलाइज कर दें। फिर हम लेक पे इन सीटू जो वहाँ पे विकास होने चाहिए उन पे बात करेंगे। तो पहला तो कैचमेंट लेवल, फिर लेक के लेवल पे, जैसे कि हम वेस्ट वाटर नहीं जाना चाहिए उसमें, तो या तो सीवरेज का पानी नहीं जाना चाहिए। ओपन ड्रेन्स में भी आजकल घरों में पानी जाता है, घरों से पानी जाता है, तो वो भी हमें बंद करके उसको ट्रीट करना चाहिए। और आजकल तो सर्कुलर इकोनॉमी से एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट चल रहा है, हमारी सरकार ने भी उसे अपनाया है और हमारी नीतियों में वो रिफ्लेक्ट भी करता है कि जो हम वेस्ट वाटर को ले जाते हैं उसे सिर्फ ट्रीट करके वापस डिस्पोज ना करें, बल्कि उसमें भी कई न्यूट्रिएंट या कुछ फ़ायदे के गुण होते हैं जिनको वापस हम हमारे यूज़ में उपयोग में लाएं। तो वाटर की एफिशिएंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक बूंद पानी से कितनी प्रोडक्टिविटी या कितना आउटकम देते हैं, तो उससे पानी भी कंजर्व होगा, तो हमारी लेकों पे भी फिर ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा हमारी जो बढ़ती डिमांड है उससे। जयदेव, जाते जाते उदयपुर वासियों को क्या सलाह दोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें हमारे जो भी मुद्दे हैं पानी के, ये कई हैं, और एक अंग्रेजी का शब्द क्रॉस कटिंग है। मतलब एक जगह आप सॉल्यूशन देखने जाते हो वो वहाँ नहीं मिलता, और एक जगह आप कुछ करते हो तो उसका इफ़ेक्ट कुछ सालों बाद कहीं और दिखता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो एक फेमस टर्म है, उसको समझें और मिल के हम पानी के मुद्दों को सॉल्व करें। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट है, मगर ये हर एक व्यक्ति की, जो उदयपुर का सिटीज़न है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो पानी के जो भी मुद्दे हैं अपने साथ मिल के हल करे, साथ चर्चाएं करे। तो डायलॉग एक ज़रूरी होना चाहिए जो हमें नर्चर करना है। एक ट्रस्ट हमें समाज में ज़रूरी है कि हम नर्चर करें, और एक कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है कि हम साथ में मिल के एक दूसरे की शक्तियों को समझ के उसका फ़ायदा उठा के हम अपने मुद्दे खुद सुलझा दें। तो ये मैं समझता हूँ एक कोलैबोरेटिव या फिर पार्टिसिपेटरी अप्रोच बहुत ज़रूरी है उदयपुर के लिए। जयदेव जोशी, आपका हृदय से आभार।